हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। पेट एग्जामिनेशन 2022 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर के आए हैं, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज का उद्घाटन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ऑप्शन ए सही है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। भारत में पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ से हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, नागौर राजस्थान से। नागौर राजस्थान से। इसी क्रम में हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन बी सही है, खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में किस मेला का प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन सी है, मित्र मेला का शुभारंभ किया गया था। 5वें नंबर पर देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो ये धनपत राय श्रीवास्तव जी इनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट देखते हैं 6ठे नंबर पे। 1951 में भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। 1951 में भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे तो विनोबा भावे थे, ये भूदान आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो ऑप्शन बी सही है, 1498 में। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो ऑप्शन बी सही है, 1498 में। और 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट यानी काप्पड़ गांव पहुंचा था। यहीं से कुछ दूर इनके मज़ार हैं, यानी जो इनके कुछ ही दूर जो कोच्चि में वास्को की कब्र है। तो 1498 में यह उतरे थे। नेक्स्ट देखते हैं 8वें नंबर कि 1764 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? 1764 में ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, बम्बई महाराष्ट्र में हुआ था। बम्बई महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फूट डालो राज करो किसका विचार है? फूट डालो राज करो किसका विचार है? तो ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड कर्जन का विचार है, फूट डालो राज करो। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं कि बंगाल का विभाजन 1905 में जो हुआ था उसके जो मुख्य किरदार थे कौन थे? तो ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड कर्जन थे। यानी लॉर्ड कर्जन का ही विचार था कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, जड़ वही हैं। 11 नंबर 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? कानपुर के नेता कौन थे? तो ऑप्शन सी है, नाना साहब। नाना साहब 1857 के विद्रोह में ये कानपुर के नेता थे। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि गदर आंदोलन के नेता थे। गदर आंदोलन के नेता ऑप्शन डी सही है, हरदयाल जी गदर आंदोलन के नेता थे। 13 नंबर देखते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर थे तो ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी में किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो ऑप्शन बी सही है, 1773 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक मिनट। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत के प्रथम जनगणना कब हुआ था? यानी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। नोट में लिखा हूँ
कि भारत में प्रथम जनगणना वर्ष 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ और नियमित 10 की जनगणना की शुरुआत 1881 से हुआ। नियमित जो जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन ए सही है 1872। ऑप्शन ए सही है 1872। 16वें नंबर पे हम देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। गोलमेज सम्मेलन अक्सर ये आता है, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। अब ये पूछता है कि प्रथम द्वितीय तृतीय, तो मैंने तीनों लिख दिया है, तो ऑप्शन जो डी है वो सभी सही है। यानी 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 7 सितंबर 1931 को द्वितीय और 17 नवंबर 1932 को तृतीय। तो सभी सही है, गोलमेज सम्मेलन ये तीनों इस डेट को हुआ है। 17 नंबर पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, यानी कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। लेकिन 1937 के जो हेड ऑफिस बॉम्बे में कर दिया गया और वर्तमान में भी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो बॉम्बे में ही है। नेक्स्ट देखते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी जिन बैंकों के पास 50 करोड़ रुपया था उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। दूसरा राष्ट्रीयकरण 1984 में किया गया 6 बैंकों का, यानी जिनके पास 200 करोड़ रुपया था उसी का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1984 में 6 बैंकों का और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन डी सही है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, क्योंकि 1935 में 5 लाख व्यक्तियों के द्वारा 100 रुपये के अंश से उसकी स्थापना हुई थी और 1949 में 118 रुपया 62 पैसा दे करके वो पूरी तरह से सरकारी संस्था के रूप में हो गई। ऑप्शन 20 प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट का निर्गमन किया जाता है, यानी कितने रुपए का नोट का निर्गमन किया जाता है? तो 2 रुपया से लेकर 2000 तक के नोट का निर्गमन किया जाता है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गमित किया जाता है और प्लस समझ सिक्का, ये दोनों भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्मित किया जाता है। और बात यहाँ पे प्रश्न ये है कि आरबीआई के द्वारा, तो हम देखते हैं 2 रुपये से लेकर के 2000 तक के नोट का निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 भारत का प्रथम व्यापारिक बैंक है। भारत का प्रथम व्यापारिक बैंक है, तो ऑप्शन डी है द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में इसकी स्थापना हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुआ था। 1770 में इसकी स्थापना कलकत्ता में हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न नंबर बात करते हैं 22 की, कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं 23वें नंबर पे, कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का जो पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? तो फ्रांस में, और 1954 में फ्रांस में सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था। शिवारमन समिति के सुझाव पर नाबार्ड की स्थापना कब की गई? प्रश्न आता है कि नाबार्ड की स्थापना किसके सुझाव पर की गई थी? तो शिवारमन समिति के सुझाव पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी
तो ऑप्शन बी सही है। 12 जुलाई 1982 को शिवारमण समिति के सुझाव पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। भारत के कृषि का सर्वोच्च बैंक है। सूर्य कर्क रेखा पे कब चमकता है? सूर्य कर्क रेखा पर कब चमकता है? जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो जो 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी ये कर्क रेखा है और 23.5 अंश जो दक्षिणी है ये मकर रेखा है। तो हम यह कह सकते हैं कि ऑप्शन ए सही है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सर्दी पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि सूर्य मकर रेखा पे कब चमकता है? ये मतलब पृथ्वी है, आपका ये भूमध्य रेखा है, एक कर्क रेखा है और मकर रेखा है, यानी इस पे कब चमकती है? तो हम ये कह सकते हैं ये 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य चमकता है। इसलिए आप देखे होंगे कि 22 दिसंबर को, यानी ये दक्षिण गोलार्ध में सूर्य चला आते हैं तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, इसलिए दिसंबर में जब सूर्य हमारे से दूर चले जाते हैं तो हमारे यहाँ गर्मी ठंडी पड़ती है और जिधर गए होते हैं वहाँ पे गर्मी पड़ती है। बात आती है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन जो बी है शुक्र है। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य के करीब होने के साथ, यानी सूर्य के करीब बुध है, लेकिन वो गर्म ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है और ये शुक्र क्या होता है? गर्म ग्रह की श्रेणी में आता है। इसलिए आता है कि इसको, यानी यह 257 दिन में एक चक्कर सूर्य का लगाता है, यानी हम कह सकते हैं कि एक दिन बराबर 257 दिन। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाग सूर्य के सामने रहता है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है और टेम्परेचर मतलब माइनस में भी जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में आता है। 29 नंबर देखते हैं, अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है तो ऑप्शन सी है 5.5 से कम होता है। ऑप्शन सी है 5.5 से कम होता है। प्रश्न नंबर 30 के तरफ हम बढ़ते हैं। 30 नंबर के तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है तो ऑप्शन ए सही है। गंगेय डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये 31 नंबर, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन सी सही है। 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरता है। नेक्स्ट, सबसे गहरा गर्त है। सबसे गहरा गर्त है तो ऑप्शन ए सही है। मेरियाना गर्त, जो ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है, इससे हम बोलते हैं ये सबसे गहरा गर्त, यानी समुद्र की जो गहराई होती है। 33 नंबर देखते हैं, रॉकी पर्वत श्रेणी स्थित है। रॉकी पर्वत श्रेणी स्थित है तो ऑप्शन सी है। पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत स्थित है। नेक्स्ट 34 नंबर पे चलते हैं, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सही है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है। जापान में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? जापान में पाया जाता है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है? विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन बी सही है। इटली में। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, इटली में। नेक्स्ट देखते हैं कि एटलस पर्वत किस देश में स्थित है? एटलस पर्वत किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप बड़े इंपॉर्टेंट है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें।
और इसी का अगर प्रैक्टिस सेट के रूप में अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट sainisir.com पे जाएंगे और इससे बहुत सारे इस टेस्ट आपको देने को मिल जाएंगे और बड़े आसानी तरीके से आप टेस्ट दे सकते हैं। भूकंप में तरंगें निकलती हैं, PSL यानी तीनों प्रकार की तरंगें निकलती हैं। प्रश्न नंबर 39 में देखते हैं कि भूगर्भिक तरंगे यानी पृथ्वी के अंदर तरंगे हैं, P है या S है, तो हम कह सकते हैं A और B दोनों है। P और S दोनों को भूगर्भिक तरंगों के रूप में जाना जाता है। धरातली तरंगे हैं तो धराकेश जिसको हम सरफेस वेव बोलते हैं, तो ऑप्शन C जो है L जो है ये धरातली तरंगे हैं। और सबसे तीव्र गति से हम कह सकते हैं कि 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से P चलता है और 5 से 7 किलोमीटर की गति से S चलता है और 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से L चलता है। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं तो P है। सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली जो तरंगे हैं वो P है। और बात आती है सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं तो L है। सर्वाधिक विनाशकारी क्योंकि सरफेस वेव है और ये जिग जैग के रूप में चलता है, तो जिग जैग के रूप में चलता है। इसकी गति तो धीमा है, 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से L तरंग चलता है, लेकिन ये जिग जैग में चलता है, सरफेस चलता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे विनाशकारी तरंगे L है। विश्व में गेहूं, धान, कोयला, सोना, सेब उत्पादन में प्रथम स्थान है। अरे बाप रे बाप, गेहूं, धान, कोयला, सोना, सेब उत्पादन में प्रथम स्थान है तो ऑप्शन C है चीन। चीन और भी वस्तुओं के उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान है तो भारत मसाले के उत्पादन में प्रथम स्थान है। बहुत सारे लोग मसाला भी खाते हैं। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है तो ऑप्शन B सही है, हडसन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट आता है कि जो लंदन यानी इंग्लैंड किस नदी के तट पर स्थित है तो ऑप्शन A सही है, टेम्स नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न इसी के क्रम में देखते हैं कि रोम इटली यानी किस नदी के तट पर स्थित है तो यह ऑप्शन C सही है, टाइबर नदी के तट पर स्थित है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 48 में देखते हैं 1914 में 700 मील मैकमोहन रेखा किस देश के बीच में खींची गई थी तो ऑप्शन C है, नहीं ऑप्शन D है, ऑप्शन D है, भारत चीन के बीच में यह रेखा खींची गई थी। यानी एक बार हम देखते हैं कि ऑप्शन D सही है, भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई थी। नेक्स्ट 49 में रेड क्लिफ रेखा किस देश और किस देश के बीच में खींची गई तो ऑप्शन D सही है, भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे निचली परत है तो ऑप्शन A सही है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की निचली परत है। उसके बाद समताप मंडल है, ओजोन मंडल है, आयन मंडल है, उसके बाद बहिर्मंडल है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, चूँकि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगेगा मुझे और भी वीडियो डालने का और मेरा मन करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं गूगल पर भी अपना टेस्ट दे सकते हैं। मेरा जो वेबसाइट है sainisir.com अगर आप ओपन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।